हेलो बच्चों। स्वागत है आपका K3edu चैनल पर। बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, जो कि सेकंड पार्ट है ना। पहले पार्ट में हमने कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखा था, इसमें भी हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को ही देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप का पार्ट 2 का, उसमें है क्वेश्चन स्टेट द फैक्टर on which the heat produced in a current carrying conductor depends। पूछ रहा है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हीट प्रोड्यूसिंग हो रहा है करंट के द्वारा, उस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है ये देखेंगे। गिव वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस इफेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिस पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए। तो भाई क्या है, किसी भी कंडक्टर में यदि आप करंट को फ्लो कराते हो, किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हो तो क्या होता है, वहाँ रेसिस्टेंस अपोज करता है करंट का, है ना। तो वहाँ पर हीट जनरेट होता है करंट के कारण, रेसिस्टेंस के कारण, और कुछ टाइम लगा होगा, कुछ टाइम एक्सपेंड किया होगा, उसके कारण हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आता है ना। ये एक फेनोमिनल है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, heat produced in a current carrying conductor depends। heat produced in a current carrying conductor, यानी करंट कैरी कर रहा है जो कंडक्टर, उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा। तो आपको फार्मूला मालूम होगा, कौन सा फार्मूला, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फार्मूला तो क्लियर है ना। कहने का मतलब हीट जो है करंट के स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा, हीट जो है रेसिस्टेंस ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा, हीट जो है टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी ये डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, पहला फैक्टर है, पहला डिपेंडेंसी है इस पे। दूसरा है रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर। तीसरा आपका टाइम फॉर विच द करंट फ्लो, है ना, जिसमें जो टाइम लग रहा है आपको करंट फ्लो करने में, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि गिव वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस इफेक्ट। क्या इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो भी बता दीजिए, है ना। दिस इफेक्ट इज एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। दिस इफेक्ट इज एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस होते हैं उसमें ये फॉर्म लगता है, उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काम करता है। ठीक है ना। तो वो कौन कौन से, इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है, 100 वाट का बल्ब देखे होंगे उसमें भी काम करता है, गीजर में काम करता है। दैट्स इट। चलिए, ये क्वेश्चन पहला था। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये रहा, समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो समझिए। दूसरा क्वेश्चन है भाई कि ये जो है क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, हाउ वुड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, how would the reading of voltmeter change if it is connected between B and C। जस्टिफाई योर आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। पहले भाई ऐसे कैसे बताते हैं, डायग्राम जो है वो पहले बना लीजिए। डायग्राम क्या है, डायग्राम है भैया देखिए, ये जो है एक रेसिस्टर, 2 रेसिस्टर, 3 रेसिस्टर आपका कनेक्ट है। वोल्ट आपका जो वोल्टेज सोर्स है आपका वो 3 वोल्ट है, कितना है 3 वोल्ट है। यहाँ पर आप स्विच को कनेक्ट कर दीजिए, इस तरह से आपका कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, 3 वोल्ट ये है आपका। R1 जो है 1 ओम दिया है,
R2 जो है 3 ओम दिया है और R3 जो है वो 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर A है, ठीक, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर आपका D है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर एमीटर भी आप लगा लो, है ना। एमीटर आपने लगा लिया। एमीटर क्या होता है? करंट को मेजर करता है। क्या करता है? करंट को मेजर करता है। और आपका जो वोल्ट मीटर पहले से लगाया हुआ है वो ए और बी के बीच में लगाया हुआ है। क्लियर है? रेसिस्टेंस, रेसिस्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझिए। क्वेश्चन क्या है कि जब वोल्ट मीटर आपका 1 ओम के अलोंग लगाया हुआ है तब क्या होगा, और जब इसको चेंज कर देंगे बी और सी के बीच में वोल्ट मीटर को, मान लो यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिए हो, तो बी और सी के बीच में वोल्ट मीटर यदि लगेगा तो कितना वोल्टेज ये बताएगा। हाँ, खाली यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सीरीज में आपका रेसिस्टर है तो लिखते हैं आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या होता है? जब सीरीज में कनेक्शन होता है तो सारे रेसिस्टर्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, सबका सम अप निकाल देते हैं, सम कर देते हैं, है ना। 1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 ओम। कितना हो जाएगा? 6 ओम। टोटल वोल्टेज आपका कितना दिया है? 3 वोल्ट दिया हुआ है। करंट निकल जाएगा, सीरीज में करंट आपका सेम फ्लो होता है, कोई दिक्कत? आई बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर IR होता है, तो I बराबर V बाई R हो जाएगा। V कितना है? 3 है, R कितना है? 6 है, यानी 1/2 एम्पियर आपका करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1/2 एम्पियर। इस 1/2 एम्पियर को 0.5 एम्पियर भी अपन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? 0.5 एम्पियर भी बोल सकते हैं। चलिए 1 ओम के अलोंग में आपका वोल्ट मीटर कितना रीडिंग कर रहा है? V ऑफ 1 ओम, है ना। आपका जो है क्या होता है? IR होता है, I इंटू R। R कौन सा? 1 ओम वाला। A और B के अलोंग में वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा है? यहाँ पर देखेंगे I कितना है? 1/2 है और R कितना है? 1 है, यानी 0.5 वोल्ट ही है, 0.5 वोल्ट होगा। क्लियर? तो दिक्कत इसमें V ऑफ 3 ओम यही निकालना है आपको। V ऑफ 3 ओम, 3 ओम में क्या हो जाएगा? वो भी IR ही हो जाएगा। ये IR1 मान लो, ये IR2 मान लो। I कितना है? 1/2 इंटू 3, यानी 1.5 वोल्ट। तो बात ऐसा है कि जब आपने 1 ओम के अलोंग में लगाया था वोल्ट मीटर को, तो वहाँ पर आपका जो वोल्टेज था वो 0.5 वोल्ट था। अब आपने वोल्ट मीटर को कहाँ लगा दिया? 3 ओम के अलोंग में, तो आपका जो वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? 1.5 वोल्ट। क्लियर है? यही आंसर है। यानी वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रेसिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रेसिस्टर इज 1.5 वोल्ट। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। ओ चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? तुरंत ही स्टार्ट किया जाएगा, है ना। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताना है आपको। क्वेश्चन क्या है? स्टेट which has higher resistance। बताना इसमें कि इसमें से किसका हायर रेसिस्टेंस होगा। हाँ, हायर रेसिस्टेंस दिया हुआ है। अब हायर रेसिस्टेंस ए 50 वाट और ए 25 वाट लैंप। देखो भाई ऐसा है ना कि 2 लैंप का पावर दिया हुआ है, एक का है 50 वाट और दूसरे का है 25 वाट। बल्ब है ये, बल्ब। एंड हाउ मेनी टाइम्स, है ना। क्वेश्चन क्या है कि किसका हायर रेसिस्टेंस होगा, ये बता दो भाई। और ये भी बता दो कि 50 वाट और 25 वाट में से जिसका हायर होगा वो कितना हायर है, इससे कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वही आपको बताना है, ठीक है ना।
तो चलिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पावर इक्वल टू होता है जब आपका वोल्टेज कांस्टेंट है वी स्क्वायर अपॉन आर, वी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर के, यानी पावर यदि ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा, पावर ज़्यादा रेसिस्टेंस कम, पावर कम रेसिस्टेंस ज़्यादा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आपको रेसिस्टेंस निकालना है, तो चलिए हम लोग ये क्या करते हैं ना कि P बाई आर का रेशियो तो कांस्टेंट है, P बाई आर का रेशियो कांस्टेंट है, या R बाई P का रेशियो कांस्टेंट होगा, ऐसे करके बनाएंगे ना, है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P, है ना। तो R देख लो, R इक्वल टू 1 बाई कितना वाट है, 50 वाट ले लो, लिख दिया हमने, R इक्वल टू 1 बाई 50, ये पहला R मान लो। दूसरा R जो है R2 इक्वल टू 1 बाई 25 यानी 1 बाई 25 कर देंगे। ये आपका क्या है, ओम आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनके बीच में रेशियोज निकाल दो, है ना, R1 बाई R2 कर दो, R1 क्या है 1 बाई 50, R2 क्या है 1 बाई 25, ये 1 2 3 4, तो 3 वाला चल जाता है 2 के साथ और 4 वाला चल जाता है ऊपर, यानी जगह 25 बाई 50, कोई दिक्कत, 25 2 जा 50 यानी 1 बाई 2 आया है। यहाँ से देखिएगा R2 इक्वल टू हो गया 2R1, R2 इक्वल टू हो गया 2R1, कोई दिक्कत, R2 इक्वल टू 2R1, यानी 25 वाट लैंप कौन सा था, 25 वाट लैंप से 50 वाट लैंप का रेसिस्टेंस क्या होगा, डबल होगा, 10 लिख सकते हैं यहाँ पे, 10 एक 25 वाट लैंप, 25 watt lamp has double the resistance of 50 watt lamp. A 25 watt lamp has double the resistance of 50 watt lamp. दुगना है, कोई दिक्कत। देखिए R1 हमने निकाल लिया उस रेशियो से, एक 50 वाट दिया था, एक 25 वाट, पहले वाले को हमने R1 के एलोंग में ले लिया, दूसरे को R2 के एलोंग में, दोनों के बीच में रेशियो निकाल दिया, 1 बाई 2 आया। यहाँ से आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कि R2 बराबर 2R1 आया। R2 कौन सा था 25 वाट, और दुगना कौन सा हुआ 50 वाट वाला, ठीक है। यहाँ पर लिखे वही 25 वाट लैंप हैज़, 25 वाट लैंप जो है डबल द रेसिस्टेंस ऑफ 50 वाट के रेसिस्टेंस के दुगना है, 50 वाट के रेसिस्टेंस के दुगना है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है, हैं? R2 क्या था, किसके लिए था, R2 25 के लिए था, तो उससे दुगना हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 7 8 क्वेश्चन और होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताना इसमें से कि क्यों यूज होता है कॉपर और एल्युमिनियम का ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसमिशन वायर होते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें फ्लो होता है, बड़ा बड़ा ट्रांसमिशन टावर लगा रहता है, उसमें लाइन जाता है ट्रांसमिशन लाइन, तो क्यों कॉपर और एल्युमिनियम का यूज होता है, वही क्वेश्चन है। वाई डू वी यूज कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर, कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर for transmission of electric current, transmission of electric current।
क्यों आप यूज़ करते हैं कॉपर और एल्युमिनियम को, कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर का ट्रांसमिशन लाइन में जहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, क्यों यूज होता है भाई? ये तो कॉपर और एल्युमिनियम मेटल है। कॉपर एल्युमिनियम क्या है? एक तरह का कंडक्टर है, कंडक्टर है। इसका यूज ही क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? लो रेसिस्टिविटी होती है, लो रेसिस्टिविटी। इसलिए आप क्या करते हैं? यूज करते हैं इसका। दिस हैव लो रेसिस्टिविटी एंड आर दिस हैव लो रेसिस्टिविटी, these have low resistivity and good conductor of electricity। और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगला यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट state the relation between the direction of conventional current, the direction of conventional current and the direction of flow of electrons, क्या भैया? इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको बताना है कि रिलेशन जो है कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो डायरेक्शन है, उनके बीच में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? आप जानते ही हो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, ठीक है ना। यानी ये क्या है? दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन है। रिलेशन क्या है? आंसर लिखेंगे। द डायरेक्शन ऑफ conventional current is opposite to the direction of flow of इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है और कन्वेंशनल करंट का जो फ्लो हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। कोई दिक्कत? चलो ये हो गया, हटा सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। How does the resistivity of alloy compare with this those of pure metal, compare with those of pure metal
from which they may have been formed. They may have been formed. क्वेश्चन क्या है कि एलॉय की रेसिस्टिविटी कंपेयर करते हैं प्योर मेटल से तो कैसी है ना। प्योर मेटल की रेसिस्टिविटी कैसी होती है और एलॉय की रेसिस्टिविटी कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्या होता है आंसर, एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होता है ना, क्या होता है, ज़्यादा होता है इससे, जिस मेटल से वो बना है। एलॉय क्या होता है, मेटल या मेटल नॉन मेटल को एक साथ जब मिक्स करते हैं तो एलॉय बनता है, और एलॉय जो बनेगा ना उसकी रेसिस्टिविटी हायर होती है एज कंपेयर टू जिससे वो बना है ना। इसी को लिखना है, एलॉयज हैव हायर रेसिस्टिविटी as compared to pure metals, या जिस मेटल से वो बना, इसकी रेसिस्टिविटी कैसी होती है, हायर होती है एज कंपेरिजन टू एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा क्या क्या दिया हुआ है। वायर का जो रेसिस्टेंस है वो दिया हुआ है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम। रेसिस्टेंस आपका दिया है 10 ओम किसी वायर का, और उसका जो रेडियस है, वायर का जो रेडियस है 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 0.01 सेंटीमीटर दिया है। रेसिस्टिविटी किसी वायर का दिया हुआ है आपको कितना, 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। देखिए क्या है, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम दिया है, उस रेसिस्टेंस का रेडियस जो है 0.01 सेंटीमीटर दिया है, रेसिस्टिविटी आपका 50 इंटू 10⁻⁻8 दिया है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लेंथ ऑफ द वायर। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द वायर। तो आप फार्मूला जानते हैं, R = ρ/L/A, ρ/L/A, क्लियर है, L/A। तो आपका जो A है वो क्या हो जाएगा, πr²। क्या हो जाएगा, πr², पाई है ना, पाई को हम लोग 3.14 लिख देंगे, r का वैल्यू 0.01 आपका सेंटीमीटर है, क्या करेंगे मीटर में चेंज कर देंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे। सेंटीमीटर में नहीं रहता है, किस में रहता है, मीटर में। कोई भी चीज़ यदि किसी और टर्म में दी हुई होगी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी दिया हुआ है, उसका स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर में ही चेंज करेंगे, 0.01 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया, क्लियर है। और आपने यहाँ से क्या निकालना है, एरिया निकाल लिया। तो आपको क्या निकालना है, लेंथ। तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, RA/ρ, RA/ρ। तो 10 है, एरिया क्या है 3.14 इंटू 0.01 इंटू 10⁻² का स्क्वायर अपॉन में रो दिया है 50 इंटू 10⁻8 इज इक्वल टू क्या आएगा वैल्यू इसका, 0.63 मीटर। ये कैलकुलेटिव पार्ट से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, फार्मूला से केवल यही चीज़ निकलता है। आराम से आप फार्मूला का यूज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन के बाद आप जो है आंसर को निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक केटल, एक इलेक्ट्रिक केटल है ना, एन इलेक्ट्रिक केटल, गर्म जो होता है ना इलेक्ट्रिक केटल, वैसे ही जिसमें पानी हम लोग गर्म करते हैं ना, वही वाला इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 किलोवाट। इलेक्ट्रिक केटल कितने का है? 2 किलोवाट पावर का है। इज यूज फॉर, इसको यूज किया जा रहा है पर डे, यूज फॉर कितना घंटा के लिए? 2 आवर। एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसका पावर है 2 किलोवाट और उसको 2 घंटे के लिए यूज किया जाता है। क्या निकालना है? कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड in kilowatt hour and joules B, है ना। किलोवाट आवर और जूल में आपको निकालना है। क्लियर? एक इलेक्ट्रिक केटल है 2 किलोवाट का, 2 घंटे के लिए उसको यूज किया जा रहा है। आपको किलोवाट आवर और जूल में एनर्जी कंजम्पशन को निकालना है। क्लियर है? चलिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं फॉर्मूले का। एनर्जी है ना, एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर पावर इंटू टी, ई बराबर W/T होता था ना, वही वाला फॉर्मूला है, उसको एनर्जी के टर्म में आप यूज कर रहे हैं। P इंटू टी, पी कितना है आपका? 2 किलोवाट, 2 टाइम कितना है? 2 आवर, यानी आपका हो जाएगा 4 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर तो निकल गया। अब याद कीजिए 1 किलोवाट आवर इक्वल टू फार्मूला क्या था? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल था। आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्या करेंगे यहाँ पर? ये ए है, बी आपका 4 किलोवाट आवर है, तो आप क्या जान रहे हैं? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, यानी 14.4 इंटू 10⁻⁶ जूल, और छोटा करना चाहते हैं 1.44 इंटू 10⁻⁷ जूल। आंसर कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए बिठा दे इसको। अगला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है और इसको हम लोग सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज या इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिकल फ्यूज या इलेक्ट्रिक फ्यूज कुछ भी कर सकते हैं। और हाउ इज it connected in a circuit? How is it connected in a circuit? है ना। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है और कैसे इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। जान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक तरह का प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हमारे घरों में सीरीज में कनेक्ट होता है, और यदि फ्यूज मेल्ट हो जाता है, सप्लाई कट हो जाती है, सप्लाई कट होने के कारण शॉर्ट सर्किट जो आपके घर में मान लो फ्लो होने लगा किसी कारणवश, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज उसी कारण मेल्ट करके सर्किट को ब्रेक कर देता है, सप्लाई नहीं जाती है, और आपके जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं घर को हताहत होने से बचाता है। जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो जलते नहीं हैं, और शॉर्ट सर्किट के कारण
आपका घर जल सकता है उसको बचाता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का प्रोटेक्टिव डिवाइस हो गया, है ना। लिख सकते हैं आप इसको, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, an electric fuse is a short length. An electric fuse is a short length of an easily fusible wire connected in series in an electric circuit for protective purpose, है ना। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक शॉर्ट लेंथ वायर होता है, फ्यूजिबल वायर, और वो कनेक्ट होता है सीरीज के साथ, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में, किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए। अच्छा चलिए, आपका जो इलेक्ट्रिक वायर होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है वो किससे बना होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो मेड होता है किससे, टीन एंड लेड एलॉय। टीन और लेड का यदि मिश्रण कर दिया जाए तो उससे बनता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। किससे बनता है, मेड होता है किससे, टीन और लेड के मिलने से, जो कि एलॉय होते हैं, टीन और लेड के मिलने से आपका बनता है फ्यूजिबल वायर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा, मजा आएगा इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन है, सो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेसिस्टर्स। देखो 3 रेसिस्टर दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करना है, पर्टिकुलर सिचुएशन दिया होगा। ज्वाइन 3 रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस, इसकी वैल्यू दी हुई है, रेसिस्टेंस 9 ओम, so that the equivalent resistance of the combination is A 13.5 ohm, B 6 ohm। क्वेश्चन क्या दिया समझिएगा, 3 रेसिस्टर है, वो तीनों का वैल्यू 9 ओम ही है ना, 9 ओम है, और आपको बताना है कि कैसा आप कॉम्बिनेशन करेंगे कि उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 13.5 ओम आए और 6 ओम आए, है ना। कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे, पर ध्यान देंगे कॉम्बिनेशन कैसा होगा। चलिए आंसर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना लाना है भाई आपको, 13.5 ओम। तो तरह तरह का कनेक्शन करके देखा जाता है रेसिस्टर का, जिसका रेसिस्टेंस वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शंस को अपनाते हैं। पहला कनेक्शन, 2 रेसिस्टर्स को एक साथ आप पैरेलली कनेक्ट कर लो और एक रेसिस्टर को सीरीज में। क्या होगा इससे फायदा, देखिएगा 9 ओम है, 9 ओम है, ठीक है, और ये भी 9 ओम है। ये दोनों पैरेलल में है, क्या है, पैरेलल में है। तो 1/RP = 1/9 + 1/9,
इक्वल टू 2/9, है ना। 1/RP इक्वल टू, यही इसी का देख रहे हैं, है ना। RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2, कितना हो जाएगा 4.5 ओम। ओके, तो ये जो है रिड्यूस होकर कैसा हो जाएगा देखिएगा, ऐसे ऐसे। ये वाला जो रेसिस्टर है RP, ये रेसिस्टर का वैल्यू कितना आया 4.5 ओम आया, है ना। और इसका तो 9 ओम ऑलरेडी था। अब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सीरीज में कनेक्टेड हो गया। कैसे कनेक्शन हो गया, सीरीज में कनेक्शन हो गया। तो इनको जोड़ देंगे, आर ही लिखेंगे, है ना। R इक्वल टू RP प्लस R1, इसका नाम R1 लिख दिए। 4.5 प्लस 9 इक्वल टू 13.5 ओम। आपने क्या देखा कि 13.5 ओम लाने के लिए 9 ओम रेसिस्टर को कैसे कनेक्ट करना होगा, दो रेसिस्टर को पैरेलल के साथ कनेक्ट कर देंगे और एक रेसिस्टर को सीरीज में लगे रहने देंगे। अब दो रेसिस्टर को रिड्यूस करके सीरीज बना दिया आपने, दो रेसिस्टर को रिड्यूस किया तो इक्विवेलेंट उसका वैल्यू आया पैरेलल का। अब उसके साथ सीरीज कनेक्शन था तो आपने कनेक्ट करके देखा, सम अप करके देखा, 13.5 ओम आया। ठीक है ना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो बी। अब आपको क्या चाहिए 6 ओम चाहिए। क्या करेंगे, दो रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर लो और एक रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर लो। देखते हैं फायदा क्या होगा, है ना। सब 9 ओम है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 18 ओम आ जाएगी। हाँ भाई, आ जाएगी कि नहीं। दो यदि सीरीज में कनेक्ट है 9 ओम 9 ओम, तो दोनों की वैल्यू मिलाकर कितनी हो जाएगी 18 ओम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये रिडक्शन होकर कैसा रेसिस्टर बनेगा, इस तरह का, है ना। एक हो गया 9 ओम और दूसरा हो गया 18 ओम। अब ये दोनों के दोनों क्या हो गया पैरेलल हो गया। तो 1/RP इक्वल टू 1/9 प्लस 1/18, इसका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 + 1 यानी 3/18 हो गया। यानी RP आप निकालोगे, उल्टा करोगे तो 18/3 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू देखो कितना आएगा, 3 × 18, 6 बार में कट जाएगा 6 ओम। तो पहले में आपने देखा कि तीनों रेसिस्टर को कैसे कैसे कनेक्ट किया आपने। पहले दो रेसिस्टर को आपने पैरेलल कनेक्ट किया, एक को सीरीज में छोड़ दिया। यहाँ पर क्या है, दो रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया और एक को उसके पैरेलली कनेक्ट कर दिया और आपने फाइंड आउट किया कि इसकी वैल्यू कितने कितने होगी। एक की 13.5 और दूसरे की 6 ओम होगी। कोई दिक्कत इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डायग्राम से समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना, देखिए यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है ना। बैटरी लगा हुआ है, यहाँ से आपका दो भाग में करंट का डिवीजन हो रहा है। दो रेसिस्टर अलग अलग लगे हुए हैं, है ना। ये दोनों क्या है पैरेलल है और ये दोनों क्या है सीरीज में है। ये सब सीरीज में है और ये एक दूसरे के क्या है पैरेलल में कनेक्ट है। इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक, यहाँ पर आपने स्विच को कनेक्ट किया और आपने यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया। क्या है क्वेश्चन से समझिएगा। ये आपका जो सप्लाई दिया हुआ है, सिक्स वोल्ट दिया हुआ है ना। ये है 4 ओम, 4 ओम, ये है आपका 2 ओम, ये है 3 ओम और ये है 3 ओम। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है। ठीक, करंट यहाँ से जा रहा है। करंट यहाँ से दो भाग में बट गया, I1 और I2 में बट गया। 6 वोल्ट है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका दोनों का रेसिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, जो सीरीज में है 6 ओम हो जाएगा। यहाँ से इनका रेसिस्टेंस का वैल्यू 6 ओम हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए रिडक्शन कर दीजिए, इस तरह का बन गया है ना। 6 ओम 6 ओम हो गया और ये दोनों क्या है पैरेलल है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल 1/RP
इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 2/6, 2 3 जा 6, 1/RP। तो RP का वैल्यू क्या आ गया 3 ओम। उल्टा कर देंगे तो 3 ओम आ जाएगा। यानी जो टोटल रेसिस्टर है आपका, टोटल रेसिस्टर वो 3 ओम हो गया। वोल्टेज आपके पास कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट दिया है। वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है। टोटल रेसिस्टेंस आपका नेट जो रेसिस्टेंस है वो आ गया आपका 3 ओम। करंट निकालो, करंट इक्वल टू V/R। V कितना है आपका 6 है, R कितना है 3 है, 3 2 जा 6। यानी करंट आपका कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। करंट आपका 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। इसके अलॉन्ग में सेम वोल्टेज है, इसके अलॉन्ग में सेम वोल्टेज है। ठीक है, करंट का वैल्यू वहां से भी निकाल सकते हैं। ये आपका 6 वोल्ट है तो इसमें भी 6 वोल्ट होगा, इसमें भी 6 वोल्ट होगा। तो किसमें कितना करंट फ्लो होगा आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आराम से आप बना सकते हैं। बट यहाँ से देखिए, जैसे मान लो कि इसके अलॉन्ग में I1 आपको निकालना है। क्या निकालना है I1 निकालना है ना। ईच आर्म में आपको करंट निकाल लो। I1 निकालना है। I1 इक्वल टू क्या होना चाहिए V बटा में टोटल R, V बटा में टोटल R। इसके अलॉन्ग में V कितना है 6 है और टोटल R कितना है देख लो, इसमें 4 और 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा 6, यानी 1 एम्पियर। I1 में I2 की बात करें तो सेम हो जाएगा V बाई टोटल R। उसके अलॉन्ग में कितना हो जाएगा 6, यानी 6/6 इक्वल टू 1 एम्पियर। I1 में, इस I1 में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इस I2 में भी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ये टोटल I जो है ये 2 एम्पियर है। 2 एम्पियर ही दो भाग में बट गया, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर में। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन और हैं बस। है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसी क्वेश्चन है ना। 3 रेसिस्टर हैं वो पैरेलली कनेक्टेड है। एक ये है, एक ये है और एक ये। तीनों कनेक्ट है ना, तीनों कनेक्ट है इस तरह से। और आपका सप्लाई जो है गया हुआ है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट सप्लाई है। सर्किट कनेक्ट कर दो और आपका एमीटर भी कनेक्ट कर दो, है ना। इस तरह सप्लाई जा रहा है, 12 वोल्ट सप्लाई है। ठीक है, करंट इस तरह से जा रहा है R1 R2 R3। 3 रेसिस्टर कनेक्ट है। 3 रेसिस्टर का वैल्यू जो है 10 20 और 30 है। 10 ओम, इसका है 20 ओम और इसका है 30 ओम। तीनों क्या है पैरेलली कनेक्टेड है। बताना है करंट जो है हर रेसिस्टर में, R1 में क्या होगा, R2 में क्या होगा, R3 में क्या होगा। बात समझ में आ रही है। साथ साथ आपको R टोटल निकालना है, R टोटल निकालना है। उसके बाद आपको करंट टोटल निकालना है। ठीक है, करंट आपको टोटल निकालना है। चलिए देखते हैं। आपका टोटल पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट है। टोटल वोल्टेज V टोटल ये कितना दिया 12 वोल्ट दिया। आपको रेसिस्टर निकालना है ना, टोटल रेसिस्टर जो कि पैरेलली कनेक्ट है। तो ऐसे लिख देंगे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 30 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। चलो निकाल लो पहले रेशियो एलसीएम। 10 20 30, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, नहीं 60 हो।
टोटल का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 दिख रहा है ना, थोड़ा इनका गड़बड़ चल रहा है ना। 6 प्लस 3 प्लस 2 कौन में 60 है। 639 टू 11 हो जाएगा। 639 टू 11 ठीक तो है। 639 टू 11 बाई 60 है ना। तो आर पी इक्वल टू हो जाएगा 60 बाई 11। टोटल रेसिस्टेंस यही आपका है, एक आंसर ये हो गया। अब आप बात करेंगे हम लोग R1 R2 को, यानी करंट कितना फ्लो है R1 के लॉन्ग में, R2 के लॉन्ग में, R3 के लॉन्ग में। आई R1 आई टोटल भी निकालना है जी। आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, टोटल वोल्टेज और टोटल रेसिस्टेंस, यानी 12 अपॉन में आर का वैल्यू कितना है 60 इंटू 11, 5 टाइम्स में जाएगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। ये टोटल करंट आपका कितना आ गया 2.2 एम्पियर, ठीक है 2.2 एम्पियर टोटल करंट आ गया। आई R1 देखो भाई, वोल्टेज क्या है, सब में सेम है। वोल्टेज क्या है, सब में सेम है। वोल्टेज कितना है 12 है, तो 12 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। आई R2 वोल्टेज सेम है 12 अपॉन 20, 12 अपॉन 20 6 टाइम में, ये 10 टाइम्स में 0.6 एम्पियर। आई R3 12 अपॉन में 13 है ना 5, ये कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। जोड़ लो सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा 2.2 एम्पियर। सबको जोड़ने के बाद भी आई टोटल कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर। मतलब ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 2.2 एम्पियर। इसमें जो करंट जा रहा है R1 में वो है 1.2 एम्पियर। इसमें जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 0.6 एम्पियर। इसमें जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 0.4 एम्पियर। कोई दिक्कत किसी को, आराम से आप निकाल सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लें, है ना। एक टॉर्च है, उसका रेटिंग क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक टॉर्च है, उसका रेटिंग है 5 वोल्ट। एक टॉर्च है, उसका रेटिंग है 5 वोल्ट। 500 मिली एम्पियर करंट उसमें फ्लो हो रहा है। एक टॉर्च है जिसमें उसका रेटिंग है 5 वोल्ट और करंट कितना फ्लो हो रहा है 500 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत, चलिए बताना है इसको कि पावर कितना होगा, साथ साथ आपको बताना है कि रेसिस्टेंस कितना होगा और आपका एनर्जी का कंजम्पशन कितना होगा जब वो 2.5 घंटे के लिए जलाया जाता है। 2.5 घंटे के लिए जलाया जा रहा है तो एनर्जी का कंजम्पशन कितना हो रहा है। क्वेश्चन क्लियर है। एक टॉर्च है जिसका रेटिंग है 5 वोल्ट, 500 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। पावर बताना है आपको, टोटल रेसिस्टेंस बताना है और एनर्जी का कंजम्पशन बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले से, है ना। आपका टोटल वोल्ट दिया, करंट दिया है। इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले करंट को एम्पियर में चेंज करेंगे। 500 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर करंट चेंज हो गया। अब आपको क्या निकालना है, P निकालना है। P इक्वल टू होता है V इंटू आई। V कितना है 5 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर। 5 5 जा 25
100 इंटू 10⁻⁻6 आपका वाट में ही होता है ना। चेंज कर सकते हैं उसको, कोई इशू नहीं है। इसके पास 2 जीरो है तो आप क्या करेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻, 3 जाएगा, इसमें से 3 हट जाएगा, इतना आपका वाट होगा। कोई दिक्कत? चलिए रेसिस्टेंस निकालना है। R इक्वल टू V/I। V कितना है 5, I कितना है 500 इंटू 10⁻⁻6 है ना। 5 से ये 100 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/, इसमें से घटाएंगे 10⁻², 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻4 हो जाएगा। चलिए इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, 10⁻⁴ ओम आंसर। ये आपका निकल गया रेसिस्टेंस। अब एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी। P कितना है आपका, यहाँ निकालें आप 2.5 इंटू 10⁻⁻3 है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, वाट में है, किलोवाट में चेंज करेंगे। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट और 1 वाट इक्वल टू 1/1000 किलोवाट। इसको किलोवाट में आपने चेंज किया इंटू 2.5 घंटा, 2.5 घंटा मतलब 2.5 है ना। चलिए नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आना चाहिए आंसर, कितना आना चाहिए 6.25 इंटू 10⁻⁻6 क्या किलोवाट आवर। जूल में चेंज करना चाहते हैं तो जूल में भी चेंज हो जाएगा, आएगा कितना 22500 जूल, 22,500 जूल होगा। कैसे, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे, आप आंसर को पा पाएंगे, है ना। चलिए ये वीडियो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो गया। ये वीडियो यहीं तक रहेगी। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो बेहतरीन तरीके के होंगे, जो आपके CBSE बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।